बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ एक बार फिर से फ़िज़ा रियाज, और रोज़ाना हम आपके लिए ये एक्साइटिंग मॉर्निंग लेकर आते हैं ताकि आपकी जो मॉर्निंग है वो गुड मॉर्निंग हो जाए और खुशगवार हो जाए। खुशगवार मूड मेरा आज बहुत ज़्यादा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है, एक तो ये है कि सर्दी आने वाली है, सर्दी की दस्तक है, मौसम पर भी बात करेंगे, लेकिन शाहीनों ने हमें खुश कर दिया है जी। कल अगर कीवीज और पाकिस्तान के मैच की बात करें तो हमने मैच को भरपूर एंजॉय किया। हमारी बॉलिंग आउट क्लास थी, फैंटास्टिक थी। हमारे हारिस रऊफ ने, हमारे शाहीन आफरीदी ने, हसन अली ने, शादाब थोड़े से हमें थोड़े एक्सपेंसिव बॉलर साबित हुए क्योंकि उन्होंने एक ही ओवर में तकरीबन कोई 17-18 रन दे दिए। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें मैच की तो क्या उम्दा बॉलिंग की है। हारिस रऊफ ने 4 विकेटें ली हैं, मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी बैटिंग, बाबर आजम आते आई गए 11 रन उन्होंने स्कोर किया और वो चले गए। लेकिन फिर शुएब मलिक, उन्होंने एक मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, और मैच्योरिटी इस तरह से की कि उन्होंने एक तो विकेट को रोका और उसके साथ साथ उन्होंने रन्स भी बनाए। चाहे 134 थे हमारे रन्स जो थे, वो 134 थे, टारगेट जो था 134 था, लेकिन हमने उसको अचीव कर लिया। और वही कीवीज जो हमें छोड़कर गए थे सिक्योरिटी रीजन पर, अब आई गए, सब वो सिक्योर हो चुके हैं। उन्हें समझ आ गया कि यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। खैर एनीवेज, हम चलते हैं अब अपने पहले सेगमेंट की जानिब, और पहला सेगमेंट हमारा बहुत ही इमोशनल है। इमोशनल इस लिहाज से कि हम लोग शायद वो चीज़ फील ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक पाकिस्तान आज़ाद मिला है। हम जब पैदा हुए, हमने जब अपनी आंख खोली तो हमें आज़ाद पाकिस्तान में, आज़ाद फ़ज़ा में हमने सांस ली है। लेकिन जो लोग आज़ाद नहीं हैं, जो किसी के जबर में ज़िंदगी गुजारे हैं, उनसे पूछें कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है भारत, जिसने कब्जा किया है हमारी शहर अक पर, यानी कि मकबूजा कश्मीर पर। तो मकबूजा कश्मीर के बासी बगैर आज़ादी के अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं, और सबसे बड़ी जेल एक तरह से कहा जाता है। हम 74 सालों से देख रहे हैं जुल्म सितम हो रहा है। और आज के दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने श्रीनगर में जब अपनी फौजें उतारी और कश्मीरी जो राज था, राजा डोगरा, उस पर उसने वो भारत को हिस्सा बेच दिया, जिसकी वजह से वो मुतनाज़ बन गया। उसके बाद भारत ने अपनी फौजें उतार दी, वहाँ पर जुल्म सितम किया गया। और ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि आपकी रूह काम जाती है। लेकिन इंटरनेशनली अगर अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आज़ादी नहीं मिली। और तकरीबन इन 74 ईयर्स में, 74 सालों में 95,000 से ज़ायद जानें जो हैं वो कश्मीरियों की वो ज़ाया हुई हैं। उन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है, लेकिन आज़ादी का नारा वो आज भी लगाते हैं। आज भी उन्हें आज़ादी ही चाहिए है। और आज दुनिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी मिलकर जो है वो इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, यौम स्याह मना रहे हैं, ताकि ये जो खामोश अक़वाम मुत्तहिदा, मैं तो इसे कहूँगी कि खामोश अक़वाम मुत्तहिदा उन तक अपने जज्बात पहुँचा सके। एटलीस्ट वही इंटरवीन करे और कश्मीरियों को उनका हक जो है वो मिल जाए। तो 27 अक्टूबर दुनिया की तारीख का सियाह तरीन दिन है, बिल्कुल दुनिया की तारीख का सियाह तरीन दिन है, और आज भी हम इसको ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं। तो मजीद कश्मीर की हिस्ट्री पर हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद है, जो कि चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। और आई होप सो कि आपकी गुड मॉर्निंग हमारे साथ बेहतरीन हो, खुशगवार हो। लेकिन आज हमने आपको दावत इस वजह से दी है क्योंकि हिस्ट्री ना तो हमें हिस्ट्री पता है, हम जितना न्यूज़ में सुनते हैं उतना हमें पता है कि हाँ भाई कश्मीरियों पर जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली पीछे से हिस्ट्री क्या चली। 74 ईयर्स, 74 साल, मतलब 74 सालों में एक ऐसा टुकड़ा जो कि अपनी जानें दे रहा है लेकिन आज़ाद नहीं हो पा रहा। इसकी जो तारीख़ है वो ज़ाहिर बदनीयती पर मबनी है। जब पाकिस्तान और इंडिया के आज़ाद होने की बात हो रही थी तो एक फार्मूला तय हुआ था कि जी पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड होना है और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की बेसिस पे होना है। तो ये था कि कुछ सूबे, उनकी असम्बलीज़ वो डिसाइड करेंगी, कहीं पे रेफरेंडम होगा और कहीं पे लोग डिसाइड करेंगे। तो कुछ ऐसी रियासतें थी जिसे हम शाही रियासतें कहते हैं या फिर प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, उनको ये इख्तियार दिया गया कि या तो वो आज़ाद रह सकती हैं या फिर यह है कि वो किसी भी मुल्क के साथ इनेक्स हो सकते हैं, लाग कर सकती हैं, चाहे वो इंडिया के साथ करें, पाकिस्तान के साथ करें। कश्मीर ऐसी रियासत थी जिसने ये फैसला किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्टैंड स्टिल का उनका एग्रीमेंट हुआ। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि इंडिया ने हीले बहाने करने शुरू कर दिए, इसलिए कि ताकि उस पर कब्जा किया जा सके। रियासत बहुत अहम थी, उसको कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जा रहा है, आज तक कहा जा रहा है, और वाकई वो जन्नत है। तो उन्होंने एक आप ये कह लें कि साजिश के तहत पाकिस्तान के जो इलाके मुस्लिम अक्सरियत के थे, जो पाकिस्तान में आने थे,
वो एक साजिश के तहत, लाइक गुरदासपुर का एरिया था, वो इंडिया को दे दिया ताकि इंडिया को एक्सेस दे दी जाए, हाँ, रास्ता मिल जाए, रास्ता मिल कश्मीर के अंदर जाए, रास्ता enter मिल होने जाए। का। और इसी तरह फिर जो गवर्नर जनरल था माउंटबेटन, उसका एक विजिट जो है कश्मीर में होता है अगस्त में, तो वो इस हवाले से बड़ा अहम है। एक तो रास्ते दे दिए, फिर गवर्नर जनरल जो है, जिसको कायदे आज़म ने इनकार किया कि हम आपको मुश्तरका गवर्नर जनरल नहीं बना सकते, हाँ। तो उसने उसी खार में, हम कहेंगे कि उसने फिर कोशिश की, थ्रेट किया और कश्मीर का रास्ता दिया पहले इंडिया को। और फिर ये था कि जब लोग, ज़ाहिर ये सारा प्रोसेस चल रहा था, लोग जो थे वो ज़ाहिर कश्मीर में 75% मुसलमान थे। मुसलमान ये चाह रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, और कश्मीर का कुदरती इल्हाक जो है वो पाकिस्तान के साथ बनता था। लेकिन उनके राजा ने भी तो, राजा डोगरा की कहानी बड़ी फेमस है, सबके सामने हमने वो सब फेमस है, बिल्कुल। और फिर ये हुआ कि लोग उठ खड़े हुए, सारे लोग हमेशा उठ खड़े होते हाँ, हैं जब उनकी विल के खिलाफ। और फिर कांग्रेस का भी ये था स्टांस कि जी लोगों को डिसाइड करना दिया जाए, चूंकि हैदराबाद, जूनागढ़, वहां का जो हुक्मरान था वो मुसलमान था और जो अवाम थी वो नॉन मुस्लिम थी। उन्होंने कहा जी नहीं जी, ये चूंकि अवाम नॉन मुस्लिम है तो लिहाजा एक हुक्मरान मुसलमान वो नहीं फैसला कर सकता। और सेम जो फार्मूला है वो कश्मीर पे अप्लाई नहीं किया गया। वो कहा गया कि जी नहीं, कश्मीर जो है, चूंकि महाराजा ने रिक्वेस्ट की कि जी लोग उठ खड़े हुए लिहाजा मेरी मदद करें, उन्होंने कहा हम इस तरह मदद नहीं करें, पहले आप हमारे साथ इल्हाक करें, हाँ। और आर्जी तौर पर फिर हम आपकी मदद करेंगे। फिर ये कि जब लोग ज़्यादा थोड़े से फ्यूरियस हुए तो उन्होंने इनेक्स कर दिया उसको, और कश्मीर में इंडिया ने फौजें उतार दी। बेसिकली इस हवाले से हम कहते हैं कि ये अवाम की ख्वाहिशात का कत्ल हुआ। अवाम जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, और इसलिए इसको हम स्याद दिन के तौर पर मनाते हैं। 37A खत्म करके और उसको अपने अंदर जम कर लिया है भारत ने। जी जी। तो मुझे ये बताइएगा कि हम इंटरनेशनली अक़वाम मुत्तहिदा से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, जब ये तनाज़ा 3 जंगें हम लड़ चुके हैं इस पर, और उसके बाद ये तनाज़ा हम उठा के भारत खुद ही अक़वाम मुत्तहिदा के पास लेकर गया। ये मसला पाकिस्तान नहीं, नेशनल यूनाइटेड नेशंस के पास ये मसला खुद ही इंडिया लेकर गया, और फिर उसके बाद वो फैसला भी पाकिस्तान के हक में आया, मतलब कश्मीरी अवाम के हक में आया कि ये उनका हक है, उनको इस्तिसाब है कि वो जिस मर्जी स्टेट के साथ मर्ज होना चाहें। लेकिन इंटरनेशनली क्यों हमेशा इसको मुतनाज़े ये रहा ही है? मतलब 74 साल अक़वाम मुत्तहिदा के इतना पावरफुल नहीं है कि दो ममालिक की एक स्टेट को दोनों के साथ ना इल्हाक करे, वही अलहदा उसको एक रियासत का, आज़ाद रियासत का रुतबा दे दे। देखें, ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा एक ताकतवर इदारा है और आलमी इदारा है। यस। और ये हमारे पास मसाले मौजूद हैं कि ईस्ट तैमूर हो, सदर्न सूडान हो, वहाँ पर तो ये मामला पीसफुली हल हो सकता है, चूँकि दैट वाज रिलेटिंग टू नॉन मुस्लिम्स, और वो मसाइल हल हो गए, वो अलहदा हो गए अवाम की ख्वाहिशात पे। जबकि हमारा जो मसला है कश्मीर का, उस पे 17 करारदादें मौजूद हैं। हाँ। यूनाइटेड नेशन की 17 करारदाद, और ये है कि जी अवाम उसको अवाम ये फैसला करेंगे उन्होंने किसके साथ जाना। ये बात शुरू हुई 1947 से या पार्टीशन फार्मूला में, उसके बाद ये आज तक बात है। और ये बेसिकली इन एक्टिविटी है, ये नेग्लिजेंस है, ये शायद आप कह लें कि हमारी तरफ से भी, यूएनओ की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं पाकिस्तान की तरफ से भी नेग्लिजेंस है कि हम हमेशा उस तरह से इम्पैक्ट, हम कश्मीरियों की आवाज़ उठाते हैं, कश्मीरी कमेटी बना दी जाती है, लेकिन उस तरह से सिर्फ वज़ारे यकजहती तक बात रहती है या स्याह पट्टी बांध देते हैं हम, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। मैडम देखें ना, हम एक मसला है उसको हम लाइक फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जी ये अब कोरोना है, कोरोना को गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, वो एडवर्टाइज करती है, लोगों में शऊर देती है। हाँ। जो भी तरीके होते हैं, डिजिटल मीडिया प्लान की जाती है, तो पाकिस्तान भी हमेशा से कोशिश है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से आज तक यही रही है कि कश्मीर जो है वो अवाम की राय के मुताबिक, इस्तवाब राय के जरिए जो है वो कश्मीरियों को फैसला करने का हक देना चाहिए। पाकिस्तान आज तक है, और उसके लिए पाकिस्तान फिर चैनलाइज करता है, बहुत सारे ऐसे आप कह लेंगे लॉबिंग करनी पड़ती है, वो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन शायद उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन ये है कि इसमें सबसे बड़ी नाअहली मैं कहूँगा कि वो यूनाइटेड नेशन की है। अगर वो दुनिया के दूसरे मामलात को हल करवा सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है। शायद जो मेजर पावर्स हैं वो शायद इस तरह से नहीं चाह रही, ये यूनाइटेड नेशन नहीं चाह रहा कि ये मसला हल हो। अगर वो चाहें तो हो सकता है। यूनाइटेड नेशन का या ये मेजर पावर्स का जिस तरह से आपने जिक्र किया, उनका खित्ते के इस मतलब उसमें लड़ाई रहना और उसमें इस तरह से जंग बंदी की सूरत हाल हर वक्त रहना, उसका आज़ाद ना होना,
उनका क्या इन्फ्लुएंस है और उनको क्या फ़ायदा है? देखें, एक बात है कि दुनिया जो है वो हमें कंज्यूमर के तौर पे देखती है, लाइक बिजनेस है दुनिया में। तो चीज़ें बेचना, खरीदना, सस्ते दामों खरीदना और महंगी बेचना, फर्निश्ड, तो ये एक बिजनेस का असूल है। बहुत बड़े लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये खित्ता जो है यहाँ पर मतलब दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस खित्ते में, और यहाँ पर चीज़ें भी ज़्यादा बिकती हैं। अगर ये दो मुल्क लड़ते रहेंगे तो असला बिकता रहेगा। हाँ, मतलब बिल्कुल ठीक है, जो है उनको अर्निंग होती yes, रहेगी। yes. और फिर ये कि हम ज़ाहिर है किसी मुल्क को जब वहाँ पर कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, सिविल वॉर चल रही होती या टसल चल रही, तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक उन गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज कर सकते हैं अपने मकासद के लिए। ये मेजर, ये भी एक, मैं यही इसी तरफ लाना चाह रही थी। जी जी बिल्कुल, ये भी होता है और ये भी एक मकसद है। सर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा ये कि जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त ये कहा गया, प्रेशराइज किया गया कि जी आप कॉमनवेल्थ में लाजमी आपने शामिल होना है। यस, अब ये तो हर मुल्क का अपना होना चाहिए ना कि जी हमने शामिल होना या नहीं होना, लेकिन वो भी ज़ाहिर इन मकासद के तहत ही कहा जा रहा था कि आप उसमें शामिल हों। लेकिन बात यह है कि जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, ज़ाहिर जो जिनकी विजिलेंस हर जगह है, वो एक अगर पाकिस्तान में कोई एक ऐसा वाक़या होता है तो वो यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाता है और उसकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचती है। तो कश्मीरी जो है निहत्ते हैं सबसे पहली बात, और उनकी ख्वाहिशात के बरकस उन पे कब्जा किया हुआ है और उन पे पैलेट्स गन से उन पर हमले हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 20,000 से ज़्यादा औरतों की असमत दरी कर दी गई है, रेप किया गया उनके साथ। 1 लाख या 1.5 लाख के करीब होंगे जिन लोगों को मारा गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो कैदों में हैं और जेलों में हैं। और यहाँ पर क्या तमाम जितनी भी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, क्या उनका हक नहीं बनता कि वो बोलें? और बोलने के अलावा सॉलिड इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि ये भी लोग हैं, एक ज़ाहिर अगर मजहब एक नहीं है, कम से कम इंसान तो है, इंसानियत भी एक मजहब है। इंसानियत, मैं तो ये सोचती हूँ कि जो वहाँ पे फौजी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, भारतीय है तो वो भी इंसान, वो भी इंसान, क्या उनको रहम नहीं आता होगा? बिल्कुल ज़ाहिर है वो लोग, अब देखें ना, वो लोग साइकोलॉजिकल पेशेंट बनते जा रहे हैं। सारे किसी को मारना ये एक आम बात नहीं है। हाँ। ये बाकायदा से आप पे असरअंदाज होता है, आपकी जहन पे होता है, आपकी जिस्म पे उसके असरात होते हैं। तो वो भी ज़ाहिर इस तरह, जिस तरह अफगानिस्तान में बहुत सारे अमरीकी फौजी जो हैं वो ज़ाहिर साइकोलॉजिकल पेशेंट बन गए थे, उन्होंने ज़ाहिर खुदकुशी की। तो इसी तरह ये भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तीसरी नस्ल है जो ये कोशिश कर रही है। अब ये अगर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया कि जी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे, नहीं, ये इंडिजिनस कश्मीरीज हैं। अब उनकी जो यूथ है वो उठ खड़ी हुई है। आप उसको कब तक बांध के रखेंगे? कभी नहीं रख सकते। ये पहले था कि जी आप किसी मुल्क पर कब्जा कर लिया तो दूसरे ने मान लिया हाँ जी ये आपका मुल्क है। अब नॉर्म्स पैटर्न चेंज हो चुके हैं। अब ये है कि आप किसी पे कब्जा नहीं कर सकते, इवन कोई बड़ा मुल्क भी दूसरे मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकता। लिहाजा हमें अवाम की ख्वाहिशात को सामने रखना पड़ेगा और इसी में ज़ाहिर है बेहतरी है और इसी में आप ये कह लें कि जमहूरियत का हुस्न है और जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है। इसी में खित्ते की भी भलाई और इसमें इंसानियत की भी भलाई है कि वो बेचारे अगर 74 सालों से लड़ रहे हैं तो एटलीस्ट उनको उनका पूरा हक है, अगर वो इस दुनिया में आए हैं तो फिर उनका पूरा हक है कि अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारें। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। और नाज़रीन, कश्मीर के हवाले से खुसूसी मिली नगमा जो है वो तैयार है और हम आपको वो सुनाएंगे, लेकिन मुझे जाना है एक ब्रेक पर, लेकिन आप एंजॉय कीजिएगा। वंस अगेन वेलकम बैक। और जागो लाहौर में मैं हूँ आपके साथ फैज़ा रियाज। हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मसला ये है कि हम बैठे बैठे अपनी टांग हिलाते रहते हैं। आई गेस फ्रेम में मेरी टांग नज़र नहीं आएगी, लेकिन बड़े लोगों को आदत है टक टक करना, नेल्स को ऐसे करना, मतलब बहुत सी ऐसी होती हैं, उंगलियां चुबाना शुरू कर देते हैं हम अपने नेल्स बाइटिंग एक बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। कभी तो हम अपने लाशऊरी में ये चीज़ें कर रहे होते हैं और कभी हमारी वो आदत पुख्ता होती जाती है, कुछ भी कर रहे होते हैं। मतलब मेरी आदत है, मैं अपने ये थम्स को ऐसे दबाना शुरू कर देती हूँ, कुछ भी मसला हो, कुछ भी सोच रही हूँ, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लाशऊरी में कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं।
कभी डिप्रेशन में आकर कर रहे होते हैं, कभी वो आदत हमारी इतनी पक्की हो जाती है कि हमें खुद रियलाइज ही नहीं हो रहा होता कि हम लोग अपनी पाँव बजाना शुरू कर देते हैं, नेल बाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कर देते हैं और हमारी अम्मियों से हमें स्पेशली डांट पड़ती है। स्पेशली जितना नेल्स बाइटिंग पे डांट पड़ती है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अम्मियाँ कह रही होती हैं तुम्हारी उंगलियां जला देनी है, आग में डाल देनी है। खैर ये चीज़ें तो हमारी बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा हम करते क्यों है? ऐसी आदत हमारी बनती क्यों है? क्या कोई ऐसा हादसा होता है हमारे साथ या फिर हम डिप्रेशन में जाकर कर देते हैं? असल वजह क्या है? इस मसले को आज हम जानेंगे और हमारे पास है एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से हम इन चीज़ों से, ऐसी आदत से एक तो इनको रोक सकते हैं, दूसरा इसकी वजह क्या है कि जो हम ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो हम स्काइप पर ज्वाइन कर रही हैं आयशा अजीज जो कि साइकोलॉजिस्ट है। आयशा, वेलकम टू द प्रोग्राम, वेलकम टू द जागो लाहौर। और लाहौरी आपको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन आयशा हमने आपसे बहुत सी चीज़ें सीखनी हैं और हमने जानना है कि हम ऐसी बहुत सी आदतों के आखिर आदी क्यों हो जाते हैं, ये आदतें हम में क्यों आ जाती हैं और इसके अलावा कॉमनली आप कौन सी ऐसी आदत हैं जो मतलब लोग आपके पास आते हैं बताने के लिए? बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, हमारी आदत ऐसी क्यों डेवलप होती हैं, तो वो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हमने अपने चाइल्डहुड से लर्न की होती हैं। अगर हमारे पेरेंट्स भी नेल बाइटिंग करते हैं, अपने हाथ चबाते हैं, तो बच्चों में यूजुअली ये बिहेवियर जो है ना वो आ जाता है। Okay. और बच्चे बड़े होकर भी इस किस्म के रवैये अपना लेते हैं अगर उनको ना टोका जाए तो। और ये कितना सही है और कितना गलत है, ये इसके दौरानिए पे डिपेंड करता है कि अगर बच्चा सारा दिन अपनी उंगलियां चबा रहा है, नाखून चबा रहा है और उसके बहुत डीप कट्स लगे हुए हैं नेल्स पर, तो इसका मतलब ये है कि बहुत एंजाइटी की इंडिकेशन है, वो स्ट्रेस में है। तो उसको ज़रूर जो है ना वो काउंसल करना चाहिए। आप उसको ज़रूर किसी जो क्लिनिकल सर्विसेज हैं उसकी तरफ रेफ़र करें कि वो किस तरह से इससे छुटकारा पा सकता है। ये एक थोड़ी सी वो है सिचुएशन जहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हो रही है। लेकिन आयशा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, द थिंग इज कि आप जिस तरह से बता रही हैं कि उसको क्लिनिकल लेकर जाना चाहिए डॉक्टर को, लेकिन मैंने अपने घरों में या हमने एक आम मुआशरे में ये रिवायत देखी है कि अगर इस तरह से कोई आदत होती है किसी बच्चे में तो उसको डराया जाता है, उसको बार बार मना किया जाता है, उसको सजा दी जाती है इस पर, लेकिन क्लिनिकली उसको किस तरह से रोक सकते हैं इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो हमारे नाजरीन से प्लीज शेयर कीजिएगा कि क्लिनिकली आप किस तरह से इसको मतलब रोक सकते हैं इस आदत को और क्या ऐसी प्रिकॉशंस है, मेडिकेशन है जो आप देते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर बच्चा इस किस्म की हरकत करे तो बजाय उसको डांटने के सबसे पहले उसको एक ऐसा मयारी टाइम दिया जाए जिसमें उससे पूछा जाए कि वो आजकल उसके स्कूल में उसके दोस्तों के साथ उसके मामला ठीक जा रहे हैं। तो ऐसी परेशानी तो नहीं है जो कि उसके अभी हुई हो जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बच्चा उसका इजहार नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो बाज़ औक़ात होता है कि जब हम बच्चे को मयारी वक्त देते हैं और जिसमें सिर्फ हम उसी बच्चे की ही बात सुन रहे हैं और हम उसकी बात करने के लिए उसके साथ बैठे हैं, तो बच्चा बहुत से अपनी टेंशन रिलीज़ कर देता है। तो फिर उसका वो एक जो नेल चबाने का जो एक है ना रवैया, वो बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि डांटने से बच्चा डर जरूर जाएगा लेकिन उसकी आदत वहीं पर रहेगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये कि ये देखा जाए कि बच्चा किन किन मौक़ों पर ये इस किस्म की रवैये जो है वो उसका इजहार कर रहा है। ज़्यादा स्ट्रेस में है या हर वक्त ही वो अपनी उंगलियां जो है वो चबा रहा है। बाज़ औक़ात बच्चे ये होते हैं कि जैसे टेस्ट है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई है, तो वो इस किस्म की अपनी उंगलियां चबाना शुरू कर देते। इसका मतलब ये कि ये उसकी परेशानी की इलामत है। तो उस बच्चे को ये सिखाना चाहिए, जब आप बच्चे से बातचीत करें तो उसको ये सिखाना चाहिए कि नाखून खाने के बजाय हमें किसी और अपने ज़हन को किसी और तरफ लगाओ। जैसे कि बच्चा है तो उसको आप खेल की तरफ ले आएँ, आप उसको ड्राइंग की तरफ ले आएँ, उसके हाथों को बिजी कर दें। जैसे कि लड़कियां अगर ये नेल बाइटिंग कर रही हैं तो आप उसे नेल पेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बच्चों के लिए ड्राइंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेगोस बच्चों को अच्छा, इसके अलावा और क्या कॉमनली आदत होती हैं बच्चों की? क्योंकि ऑब्वियसली जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, एक तो नेल बाइटिंग हो गई, इसके अलावा कौन सी ऐसी आदत हैं जो आपको मतलब पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं ताकि उनको भी एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाए आपकी बातों से? ज़्यादातर तो बच्चे जो पेरेंट्स आते हैं वो ये नेल बाइटिंग की कंप्लेन बहुत आम है जो कि वो रिपोर्ट करते हैं। दूसरा ये कि बच्चे जो है ना वो एक सीट पर टिक कर नहीं बैठते, घूमते फिरते रहते हैं,
या बेड वेटिंग बहुत कम है कि वो भी रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब बच्चे स्कूल जाना शुरू होते हैं तो वो कंट्रोल हो जाती है। लेकिन नेल बाइटिंग और ये हेयर पुलिंग ये भी बच्चों में अक्सर होता है कि जिसकी वजह से जो है ना वो बच्चों में ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। या बच्चे जो है ना वो अगर लिप बाइटिंग भी है, वो भी एक बच्चों का एक हैबिट है जिसकी वजह से बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो इन कंप्लेंट्स के साथ बच्चे पेरेंट्स नॉर्मली आते हैं कि नेल बाइटिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, ज़्यादा आमतौर पे पेरेंट्स कहते हैं कि ये बच्चे को ये मसला है। ठीक है। अच्छा आशा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि नेल बाइटिंग है, इसके अलावा और बहुत सी आदत हैं जो बच्चों में होती हैं, लेकिन अगर कंपैरेटिवली बड़ों को देखें तो बहुत से ऐसे मतलब यंगस्टर्स भी हैं जिनकी आदत वो बचपन से पक्की हो गई होती हैं और वो अभी तक वही उन्हीं चीज़ में प्रोसेस कुछ सोच रहे हैं, किसी टेंशन में हैं, तो दोबारा से वही वो चीज़ हावी हो जाती है, या नेल बाइटिंग की या कुछ भी जिस तरह भी होती है। तो बड़े किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? बच्चों को तो आपने बताया कि उनके नेल पेंट कर सकते हैं या उनको खेल की तरफ लगा सकते हैं, तो बच्चे? बड़ों के लिए हम मुख्तलिफ तरह की जो है ना वो हम उनको मुख्तलिफ तरह की टेक्निक सिखाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ हम ज़्यादा ज़हनी नहीं काम कर सकते ना, बच्चों को हम ज़्यादा इस किस्म की नहीं कर सकते, तो हम बच्चों को प्ले थेरेपी की तरफ ले आते हैं। बड़ों के साथ हम ज़हनी काम कर सकते हैं, तो हम उनको डिफरेंट टेक्निक सिखाते हैं कि वो कैसे अपनी सोचों का रुख मनफी सोचों से मुस्बत सोचों की तरफ ला सकते हैं। जैसे कि अगर वो परेशान है, उसको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, उसको सब कुछ अंधेरा नज़र आ रहा है, तो हम उसको ये सिखाते हैं कि क्या अपनी ज़िंदगी में जो आपके पास अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी नेमतें दी हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स, आप देख सकते हैं, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। तो हम उनको शुक्र अदा करना और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना सिखाते हैं। एक ये डिस्ट्रैक्शन उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि एक उनकी तवज्जो हट जाती है अपने एक स्ट्रेसफुल इवेंट से एक कम उसकी तरफ आ जाते हैं। दूसरा, बड़ों को हम ये कह सकते हैं कि अगर आप जब नेल बाइटिंग शुरू करें तो जैसे हम कोई ऐसी कोई चीज़ अटैच कर देते हैं, नाखूनों के ऊपर लगा देते हैं, जैसे बच्चों के लिए भी हम कहते हैं कि अगर बच्चा नहीं रुकता तो आप चिली पाउडर या सुरख मिर्चें जो है वो लगा दें, जिससे बच्चा रुक जाएगा। तो इस किस्म का कोई ऐसा चीज़ भी, रबर बैंड है, जैसे कि जब उसको ख्वाहिश हो रही है कि वो नेल बाइटिंग करनी है तो वो एक अपनी खलाई के ऊपर एक रबर बैंड कर ले, और जब उसको ख्वाहिश हो रही है तो वो उसको ज़ोर से पुल करके खींचे, तो वो जो उसको तकलीफ होगी उससे उसका जहन जो है ना उससे हट जाता है। तो इस किस्म की मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स हैं जो कि हम बड़ों के साथ भी। अच्छा, जो टांग हिलाने वाली आदत है बहुत से लोगों में कॉमन है कि टांग हिलाए जाते हैं, उनको शायद खुद भी नहीं पता होता कि वो इस तरह से जो अपनी टांग है या बॉडी है उसको शेक कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? लाशौरी तौर पर हम कहीं ना हम कहीं फंसे होते हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता। जैसे हेयर पुलिंग है, वो भी हम इसी के लिए करते हैं कि हम हेयर पुल करना शुरू कर देते हैं, या फिंगर्स उंगलियां बजाना शुरू कर देते हैं, बॉल पॉइंट लाइनें लगाना शुरू कर देते हैं, सर्कल बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है, एक अलामत है कि हम कहीं पर ना सोच में डूबे हुए हैं। तो ये कोई इतनी खतरनाक बात नहीं है कि टांगे हिलाना ये कोई ऐसी खतरे की अलामत नहीं है कि हम इसको किसी बीमारी, ज़हनी बीमारी में तस्वर करें या उसमें डाल दें। ये एक आम आदत है लोगों की कि वो जब वो स्टोर से निकलेगा तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। हर वक्त तो इंसान नहीं ना बैठ कर टांगे हिलाता, तो ये एक नॉर्मल रूटीन में भी आ जाती है बात। अच्छा, अब इसको थ्रू मेडिकेशन भी कुछ प्रॉपर इनके, जिस तरह आपने बताया कि चिली पाउडर लगा दें उंगलियों पर या उनको पेंट कर दें या रबर बैंड से, थ्रू मेडिकेशन भी बड़ों के लिए क्या ऐसा होता है कि एक तो होता है ना, स्पेशली साइकेट्रिस्ट का काम ही यही होता है कि वो उनको मेंटल थेरेपी दे ताकि वो उनका दिमाग, मेंटल हेल्थ जो है वो स्टेबल हो सके, तो विद मेडिकेशन भी आप लोग इसको ट्रीट करते हैं? देखिए, दवाइयाँ तब दी जाती हैं जब वो बहुत ही ज़्यादा किसी सवियर एक्सट्रीम सिचुएशन है और उसका एक्सट्रीम सिचुएशन है और वो किसी मर्ज में आ रहा है, मर्ज की अलामत पूरी कर रहा है, तो फिर हम करेंगे। ये एक नॉर्मल हैबिट है, बच्चों में बहुत सी आदत आती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा अरसे के लिए रहती हैं तो फिर हमें ये करना चाहिए कि हम इसको कहीं पर बच्चे को ले जाएं किसी साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए। बच्चा बहुत सी आदतें सीखता है और ख़त्म कर देता है। बच्चा अपने पेरेंट्स से ही नहीं सीखता, अपने स्कूल फेलो से भी सीखता है। तो जहाँ वो अच्छी आदत, मनफी आदत सीखता है, वहाँ वो अच्छी आदत भी सीखता है, तो वो बाय द टाइम वो ख़त्म भी हो जाती है। तो लेकिन हम दवाइयों की तरफ तब जाते हैं जब बहुत ज़्यादा कोई सवियर मसला हो और किसी बीमारी की तरफ बच्चा या बड़ा जा रहा हो, तो फिर हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आशा, ये भी एक चीज़ क्लियर कर दीजिएगा कि आपको मतलब जिस तरह मैंने अपनी जब गुफ्तगू का आगाज़ किया तो बहुत से ऐसे लोग हैं,
अगर वो किसी साइकेट्रिस्ट की तरफ विजिट कर रहे हैं तो इट्स लाइक अ गिल्ट, उन्हें गिल्टी फील होता है कि हम अपने बच्चों को इस तरफ लेकर जा रहे हैं। हालांकि आप तो मेंटल थेरेपी करते हैं और मेंटल हेल्थ से आपका लिंक है, लेकिन लोग अच्छा नहीं समझते अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं बच्चों को, या बड़े भी इवन अगर जाते हैं तो वो इस चीज़ को छुपाते हैं। हमारी सोसाइटी में क्यों इसको इतना निगलेक्ट किया जाता है मेंटल हेल्थ को? नहीं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है ना वो ये कि हम ज़हनी बीमारी को एक बीमारी के तौर पर समझते नहीं हैं। हाँ। जैसे जिस्मानी बीमारी है, जैसे उसके लिए इलाज की ज़रूरत है, दिल की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, इस तरह से हमारा जहन भी तो बीमार होता है ना। तो जब हमारा जहन बीमार होता है तो उसके लिए इलाज की ज़रूरत है। तो हमें इस चीज़ को नॉर्मल लेना चाहिए कि जैसे जिस्म बीमार हो गया तो दवाई चाहिए, इसी तरह से जब जहन बीमार हो गया तो उसको नफ्सियाती मदद चाहिए, उसको दवाइयाँ चाहिए। और इसमें हम छुपाते इसलिए कि हम ये कहते हैं कि वो तो पागल है। हाँ, पागल एग्जैक्टली। नहीं होते। हाँ। वो एक टैबू हम अटैच कर देते हैं कि पागलों का डॉक्टर और पागलों का इलाज कराना है। ऐसा नहीं है, हर कोई पागल नहीं होता। हम बाज़ औक़ात छुपाते हैं जिसकी वजह से भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ को नॉर्मल लेना चाहिए कि वो बर वक्त इलाज से ठीक भी हो सकता है। ठीक है, बहुत कम ऐसा है कि वो जो है वो थोड़ा सा उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो वो ज़्यादा उसकी तरफ चला जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम है। हमें इस चीज़ को नॉर्मल लेना चाहिए कि जिस तरह से हमारा जिस्म के ऊपर पट्टी लगी है ना, तो वो सब पूछेंगे कि दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमारा फ्रैक्चर हो गया तो सब पूछेंगे। लेकिन जब हमारा जहन बीमार होता है तो बहुत कम लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हारा जहन बीमार हो गया तो तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है, हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जिस पर हम जहनी बीमारियों को जो है ना उसकी वो कर सकें कि हाँ जहन भी बीमार होता है। तो एक हमारे कल्चर में दूसरा इस किस्म की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं कि डॉक्टरों के पास नहीं जाना, दवाइयाँ लग जाती हैं, सारी उम्र खानी पड़ती हैं। इस किस्म की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर ना कुछ ऐसा चीज़ें पढ़नी चाहिए जो कि बिल्कुल पब्लिश शुदा हैं, जो कि तस्दीक शुदा हैं कि ज़हनी बीमारी होती क्या है, इसका इलाज क्या है, कैसे ठीक होती है ये, और क्या इसको पागल कहना ठीक है। अच्छा आशा, हम अगर एजुकेशन की तरफ जाएं, ऐसा आई डोंट नो कि ऐसा होता है या नहीं, लेकिन क्या आपको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है डिफरेंट स्कूल्स में या प्ले ग्रुप्स में जो बच्चे छोटे हैं, ताकि उनको मेंटल हेल्थ बचपन से अगर कोई ऐसी आदत हैं भी तो स्कूल लाइफ से ही उस पूरा कंट्रोल किया जा सके? क्या इस तरह से एजुकेशन सेक्टर में कुछ है, क्लासेस होती हैं किसी भी साइकियाट्रिस्ट को इनवाइट करके? जो है ना, हाँ जी, अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज हुआ है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ज़हनी सेहत की आगाही के हवाले से बहुत से ऐसे कैंपेन्स रन कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ हमें प्राइवेट सेक्टर की ही ज़रूरत नहीं है, हमें गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत छोटे स्केल पर, बहुत बड़े स्केल पर, हमें दोनों लेवल्स पे करने की ज़रूरत है कि बच्चे को पता हो कि जहन जैसे जिस्म बीमार हो जाता है, हमारी रूह और जहन भी बीमार होता है। हाँ, उसको पता हो कि जहन बीमार होगा तो उसकी इलामात क्या हैं। जैसे डिप्रेशन हो जाता है तो दिल नहीं करता कुछ भी करने को। अब दिल का कुछ ना करना या एक जगह पे बैठे रहना, ये हम समझते हैं कि इसको कोई साया हो गया है या इस तरह से हम उस चीज़ को एक ज़हनी बीमारी के तौर पर लेते ही नहीं है। और अगर हम ज़हनी बीमारी के तौर पर ले लें तो हमारी इतनी समझ ही नहीं है कि हम उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। तो बच्चों को जब शुरू से ये चीज़ पता होगी कि ये अलामात हैं और इन अलामात के लिए मैं किस डॉक्टर के पास जा सकता हूँ या मैं किस साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकता हूँ, तो बच्चों के लिए चीज़ों को समझना, हल करना बहुत आसान है, अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा। और समटाइम ऐसा होता है कि बच्चा उतने कॉन्फिडेंस से अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकता जितना वो डॉक्टर से कर सकता है। थैंक यू सो मच आशा, साइकेट्रिस्ट थी हमारे साथ। और मकसद यही था कि बिकॉज अगर आप देखें बाहर के ममालिक में जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे मेंटल हेल्थ को बहुत एक अच्छा स्टेटस दिया जाता है। वहाँ जो भी साइकेट्रिस्ट होते हैं, इवन दो कि बच्चे बड़े सभी साइकेट्रिस्ट को विजिट जरूर करते हैं ट्वाइस इन अ वीक, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो स्टेबल हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अब यहाँ पर भी इस चीज़ को जो है वो लाइटली नहीं लिया जाता। कुछ मजीद और भी सेगमेंट्स हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। जी आपको एक बार फिर से खुशामदीद कह रहे हैं हम। और जागो लाहौर में मकसद यही है कि लाहौरियों को सुबह सुबह ही सारी खबरें दे देना, समझा देना जी, कुछ अच्छी खबरें कुछ बुरी खबरें। तो अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तानी साइंसदानों ने
दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और अमेरिका की बेहतरीन जो यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसने हाल ही में जो दुनिया भर के जो 2% जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं उनकी एक फहरिस्त जारी की है। 1 लाख साइंसदानों की इस फहरिस्त में 17 पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी मौजूद हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। और पंजाब यूनिवर्सिटी से वो साइंटिस्ट जो हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि आलमी तहकीक पे लाखों मुकालमों में 17 पाकिस्तानी साइंसदानों का नाम शामिल होना पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान के 17 साइंटिस्ट अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और उनके नाम जो हैं वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसमें लिस्ट में डाल दिए हैं। तो अब इसका असर हमारी जो है वो रैंकिंग पर कितना पड़ेगा, हमारी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उस पर कितना असर पड़ेगा, तो इसी पर बात करने के लिए फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हम जो है प्रोग्राम में खुशामदीद बोलेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद महमूद साहब, सर वेलकम टू द प्रोग्राम। और जागो लाहौर में आपको खुशामदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। और आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने पाकिस्तान का नाम, हमारा नाम सर फख्र से बुलंद किया है कि हाँ भाई पाकिस्तान के अंदर भी मायानाज साइंटिस्ट मौजूद हैं जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और 2% साइंसदानों में। अब पहले ये बताइए आपको खुद कैसा फील हो रहा है? यू प्राउड योरसेल्फ कि थैंक गॉड इतनी अगर मेहनत की है तो उसका कुछ हासिल भी हुआ है आपको? जी बहुत शुक्रिया जागो लाहौर की टीम का, आपका, कि आपने मुबारकबाद पेश की। मैं थोड़ी करेक्शन यहाँ ज़रूर करूँगा कि पाकिस्तान से 17 नहीं है, 17 सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं। पाकिस्तान से कोई 300 के करीब हैं। ओके ओके। और इसमें पंजाब में समझ लें हम नंबर 1 यूनिवर्सिटी हैं इस लिहाज से। हाँ। हमारी 2 फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हमसे भी आगे हैं। अच्छा जी बिल्कुल, कॉमसैट्स और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, मुझे नाम लेने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। साइंटिस्ट हैं और 17 से पंजाब यूनिवर्सिटी जी 17 सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं। ओके। तो पंजाब में समझ लें हम नंबर 1 हैं इस मामले में। और ज़्यादा लोग साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी से हैं और सोशल साइंसेस से पूरे मुल्क से सिर्फ मेरा नाम है। हाँ, इसमें यह है कि फीलिंग आपने पूछी, तो फीलिंग ये पिछले साल भी लिस्ट आई थी और उसमें भी हमारे लोगों के नाम आए थे। हमारी यूनिवर्सिटी से 9 नाम थे, तो मेरा नाम उसमें भी था। तो हमारे लिए ये बड़ी एक अच्छी बात थी और बड़े फ़ख्र की बात थी किया 9 से आप 17 कि हम लोग तो अपना काम करते रहते हैं। इस तरह की इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट आना, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने अगर काम किया है और उन्होंने लिस्ट बनाई है, हमारा नाम उसमें शामिल किया है। जाहिर है इस तरह का नाम ना तो किसी सिफारिश पे शामिल कराया जा सकता है और ना किसी को कह के पैसे दे के कराया जा सकता है। तो आपके काम की जो रिकग्निशन है वो आपको जाहिर है बहुत अच्छी लगती है। तो पिछले साल भी इसी तरह से जो है वो मीडिया पे आई ये चीज़ें और मुबारकबाद का सिलसिला जो था वो थमने में नहीं आ रहा था। और इस दफ़ा भी ऐसा ही है। तो मुबारकबाद तो बनती है। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में, ये सिर्फ ये एक एशिया की बात नहीं है, सिर्फ एक पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में रिनाउंड होना और आपको अप्रिशिएट किया जाना, तो ये यकीनी तौर पे बड़े फख्र की बात होती है। तो एक खुशी हमें पाकिस्तानी टीम दे रही है मैच जीत कर, दूसरा सर आप लोग दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। सर अगर हमने, ठीक है अप्रिसिएशन है, काम है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, अगर हम बात करें ऑन ग्राउंड सिचुएशन की, तो हमारे यहाँ पे एक तो रिसर्च का रुझान बहुत कम हो गया है, ज़्यादा लोग रिसर्च नहीं करते। आप जैसे मायानाज जो साइंटिस्ट हैं वो अपना खून पसीना लगा के पूरा फोकस करके करते हैं। दूसरा रिसर्च सेंटर भी नहीं बनाए जा रहे हैं, इस तरफ भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसमें देखें ऐसा है कि हमें ज़्यादातर महसूस होता है कि ये इंडिविजुअल एफर्ट है। ओके। मतलब साइंटिस्ट या रिसर्चर अपने तौर पर ज़्यादा मोटिवेशन दिखाता है, ज़्यादा कमिटमेंट दिखाता है, तो इस किस्म के नताइज मिलते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि अच्छे इदारे बने हमारे मुल्क में रिसर्च के, उसके लिए रिसर्च की फंडिंग दी जाए, रिसर्च को प्रायोरिटी दी जाए इस मुल्क में, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो इसके लिए जो है वो काम करने की ज़रूरत है। हम सबको, मीडिया हमारा साथ दे इसमें, और हम जो है वो गवर्नमेंट को भी कहें और बाकी जो माशरे के तबकात हैं, जैसे बिजनेस फर्म्स हैं, जैसे और इदारे हैं, उन्हें भी हम इस तरफ लाएं कि वो अपने R&D के सेल कायम करें और R&D को जो है वो तरक्की दें। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? अगर 17 साइंटिस्ट के नाम आए हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्वियसली आप लोगों से इंस्पायर होंगे और कल को उनके नाम भी आएंगे, तो उनकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? इसमें ऐसा है जी कि हमारे वाइस चांसलर, उनको इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किए हुए जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं डॉक्टर नियाज़ अख्तर, उनको 3-3.25 साल हो गए हैं। उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा किया जाए, लोगों को इनकरेज किया जाए, रिसर्च के लिए फ़ंड्स का भी इंतजाम किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी का बजट बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ये तो जानते ही हैं कि हमारे यानी इस सूबे की या मुल्क की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो सैलरीज देने के लिए एक मसला बना हुआ है। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी इस तरह का मसला नहीं पैदा हुआ, लेकिन बहुत अच्छी लैब्स का न होना, लाइब्रेरीज़ में किताबें कम होना, इस किस्म के मसाइल के शिकार हम भी हैं। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है वो कोशिश के बावजूद भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती।
और वजह सबसे बड़ी यही है कि फंडिंग का क्राइसिस। फंडिंग का क्राइसिस है। अच्छा, ऐसा होता है कि अक्सर बजट एजुकेशनल, खान तो जब आए थे, इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका तो ये कहना था कि हम अच्छी तालीम देंगे, एक निसाब करेंगे, लोगों को सेहत और तालीम देंगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी जो आवाम है उसमें शऊर भी पैदा होगा और आप जैसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी आएंगे। लेकिन फंड्स का ना होना, हम देखते हैं कि जब बजट पेश किया जाता है तो बगैर इस्तेमाल किया बजट उसी तरह से आता है कि इतना बजट एलोकेट किया गया था, लेकिन इस्तेमाल इतने सालों में सिर्फ इतना ही हुआ है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल तो किया नहीं जाता। तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी इस हवाले से क्या गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर को क्या ऐसा नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में बजट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हमारा बजट जो है वो पिछले कुछ सालों से डेफिसिट बजट है, डेफिसिट है, और हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सारी मदाद में, सारे हेड्स में हम इस्तेमाल कर ही नहीं पाते, इसलिए कि हमारे पास फंड्स नहीं होते। तो ऐसी शिकायत पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं है कि बजट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर जी, गवर्नमेंट सेक्टर में होता है ऐसे, हाँ, ऐसे नहीं, होता अगर है। ऑब्वियसली अगर इतना बजट एलोकेट किया गया है तालीम के लिए, तो जो कि इस साल तो जो बजट पेश किया गया था उसमें कम कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अगर फंड्स मांगते हैं तो आपको रीजन क्या दिया जाता है, क्यों फंड्स एलोकेट नहीं किए जाते? इसमें मेरा तो ये ख्याल है कि मुल्क की इकोनॉमी की ओवरऑल जो है सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, और दूसरा ये कि हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन कभी भी नहीं रही। अब जैसे आपने शुरू में जैसे कहा कि हमारे यहाँ रिसर्च का रुझान कम होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रिसर्च शुरू से ही नहीं थी। मतलब मैं एक मिसाल दिया करता हूँ अपनी गुफ्तगू में कि जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया, अब जैसे पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वहाँ हमने इन्वेस्ट किया, वहाँ बजट का मसला नहीं था, उसमें रिजल्ट्स देख, रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। यानी दुनिया की चंद कौमों में हम शुमार होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। तो जैसे यानी आपकी क्रिकेट टीम है, वो कमालात दिखा रही है, बड़े बड़े मुल्कों की टीमों को हरा रही है। तो बात यह है कि पोटेंशियल तो है पाकिस्तानियों में, आप उनको एनवायरनमेंट बना के दें, उनको फंडिंग दें, उनकी ज़रूरियात पूरी करें। अब जैसे एजुकेशन सेक्टर है, हमें आप लेटेस्ट मशीनरी लेके दें तो हमारे साइंटिस्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छा लिखेंगे, अच्छा करेंगे, और ज़्यादा अच्छा करेंगे। ठीक है, मतलब पोटेंशियल है, लेकिन हमें फिर मसला आ जाता है फंड्स का, हमारे पास फंड्स नहीं है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में आप तो जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में है, पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करें, प्राइवेटली होता है कि स्पॉन्सर कर दिया जाता है समटाइम, या फिर इंटरनेशनली जो है बहुत सी ऐसी एनजीओज होती हैं जो कि स्पॉन्सर कर देती हैं, जो कि आपको रिसर्च में हेल्प आउट करती हैं। तो इस तरह से कोई एग्रीमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी? यानी बहुत कम, बहुत अच्छा, बहुत कम है, बहुत कम है। पाकिस्तान का जो लोकल बिजनेस सेक्टर है उसमें से भी फंडिंग ना होने के बराबर है, और इंटरनेशनल फंडिंग भी पिछले कुछ सालों में कम हुई है। मतलब है जरूर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन कम मिलते हैं। ओके, मतलब आ रहे हैं लेकिन कम है। कोरोना की वजह से बुनियादी वजह, उसमें कोरोना भी वजह बनी है पिछले 1.5 साल में, लेकिन उससे पहले भी कम थे, उससे पहले भी कम थे। जितनी जरूरत है उससे कहीं कम है। अच्छा, अब ऑलमोस्ट क्या डिमांड क्या है, कितने रिसर्च, आप तो सोशल साइंसेज के हैं, आप तो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का बता सकते हैं, तो सोशल साइंसेज के लिए मतलब लेटेस्ट मशीनरी के अलावा और क्या ऐसी चीजें हैं? देखिए, सोशल साइंसेज में तो ज्यादा मसला इतनी नहीं होता कि हमारी रिसर्च ज्यादातर सर्वे बेस्ड होती है, इसमें एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन साइंसेज का भी, मैं चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कमेटी का भी सरबराह हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ कि साइंसेज के, टेक्नोलॉजी के क्या इश्यूज हैं। मैं उनकी लैब्स भी विजिट करता हूँ, उनके प्रोफेसर से भी मिलता हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि वहाँ पे लेटेस्ट मशीनरी की शदीद प्रॉब्लम बिल्कुल है, वहाँ जरूरत है। अच्छा, अब ये जो 17 साइंटिस्ट के पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम आए हैं, इससे इंटरनेशनली पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑब्वियसली रैंकिंग में भी तो फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, रैंकिंग हमारी बेहतर हो रही है। पिछले 3-4 साल में हमने ग्रेजुअली तरक्की की है। अच्छा जी, और इस वक्त हम एशिया में, मैं यहाँ पे न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूँ, ये यानी अगले महीने की 2 तारीख को यानी QS की एशिया रैंकिंग आ रही है। उन्होंने हमें बता दी हमारी रैंकिंग। यानी पिछले 4 साल में हम 200, जी बिल्कुल, अंदर की खबर वो हमें ईमेल कर देते हैं। ओके, और उन्होंने हमें बताया है कि पिछले यानी आज से 4 साल पहले हम लोग थे 232 पे QS एशिया में, और इस दफ़ा हम 145 पे आ गए। यानी टॉप की जो 145th यूनिवर्सिटी होगी वो हमारी होगी। अरे क्या बात है! तो 4 सालों में ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अब वही यही बात है ना, आप प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, आप अपना पोटेंशियल भी शो कर रहे हैं, लेकिन मसला फिर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से आ जाता है। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी इटसेल्फ कोई ऐसे प्रोजेक्ट क्यों नहीं स्टार्ट करता जिससे अर्निंग स्टार्ट हो एजुकेशनल सेक्टर के साथ? इसके लिए हमारी कोशिश है, यानी हम लोग लगे हुए हैं इस पे काम करने के लिए। जी बिल्कुल, काम हो रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी ने एक जो है वो कपास का सीड तैयार किया है जो वायरस फ्री है। उसका हमने पेटेंट करवाया है, और उसके लिए हम कमर्शलाइजेशन के लिए भी काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द वो मार्केट में अवेलेबल होगा ऑन प्राइस। यस, एग्जैक्टली। तो इस तरह की चीजें और भी काम हो रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, और इसके अलावा एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड में बिजली के तो हर वक्त मसला रहता है, तो उसके अलावा और कौन से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, अगर आप शेयर कर सकें? इसमें ये है कि कुछ काम हमारे फिजिक्स का डिपार्टमेंट कर रहा है, केमिस्ट्री का कर रहा है, हमारा बायोलॉजिकल साइंसेज काफी स्ट्रॉन्ग है,
और बायोटेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, बायोकेमिस्ट्री पे काम हो रहा है। अच्छा। एग्रीकल्चर का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का डिपार्टमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि क्योंकि अक्सर हम मतलब ये न्यूज़ में आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई रिसर्च नहीं हो रही, कोई नए सीड प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे, तो ये तो आपने बड़ी अच्छी जी बिल्कुल, बात वायरस फ्री हमने सीड प्रोड्यूस किया है। ये स्टूडेंट बेस्ड है या साइंटिस्ट बेस्ड है या एक कॉम्बो है? इसमें टीम होती है, यानी स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं PhD के, एमफिल के, और उनके साथ उनके टीचर्स भी होते हैं। अच्छा सर, एक ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ आती है क्योंकि हम अक्सर न्यूज़ में ये देखते हैं कि अगर कोई एक चीज़ आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जो आपके जो राइवल होते हैं, राइवल तो नहीं कहा जा सकता लेकिन वो एक ही फील्ड से होते हैं, कंपटीशन में होते हैं, वो इस चीज़ को ना तो प्रमोट होने देते हैं, ना वो आवाम तक पहुंचने देते हैं, और सारे के सारे स्टॉक उठा लिए कि आवाम को पता ना चले। ये चीज़ें भी तो आपको फेस करनी इस किस्म के मसाइल पाकिस्तान में होते हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन रुकावटों के बावजूद हमारा साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं। अब जरूरत ये है कि उनको इनकरेज किया जाए। इनकरेज करने के साथ उनकी प्रमोशन इवन गवर्नमेंट लेवल पर खुद करनी चाहिए, क्योंकि हमें आवाम को रिलीफ देना है। तो फिर इस प्रॉब्लम्स के हल के लिए क्या किया जाए? यानी एक देखे ना, एक सोशल सेटअप भी तो है ना। अगर हमारी सोसाइटी में करप्शन होगी, नाअहली होगी और मसाइल होंगे तो वो आपको फिर सारे इदारों में नजर आएंगे। तो जैसे जैसे हम आप यानी देख लें कि हम सोशली अगर आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे हमारे सारे इदारे जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो एक सोशल अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि इस किस्म के काम को इनकरेज किया जाए और उसमें उसके रास्ते में रुकावटें ना डाली जाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी जितने भी हम जान सकें, अब जैसे फंड्स का इशू है, इसके अलावा मकसद ये है मीडिया का, एक तो आपको बताना कि हमारे ये मायाना साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र है, जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। दूसरा ये कि इनसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो जान सके। अच्छा सर, जो मेन अभी आपकी सारी गुफ्तगू से मुझे जो बात समझ आई है, फंड्स के अलावा अब हमने बात की कि रिसर्च की तरफ लोगों को राग़िब करना। आपने कहा शुरू से रिसर्च नहीं थी, तो हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो, क्योंकि रिसर्च होगी तभी हम फ़ायदा दे सकते हैं खुद को भी और इस मुल्क को भी दे सकते हैं। अब आप स्टूडेंट्स को कैसे राग़िब करते हैं, इस तरफ लेकर आते हैं? फंड्स की कमी के बावजूद, आपके पास लेटेस्ट मशीनरी ना होने के बावजूद, आप स्टूडेंट्स को किस तरह से कन्विंस करते हैं कि आए बे रिसर्च करें, आप काम तो प्लीज़ करें? जी बिल्कुल, देखें हमारे मुल्क में एक चीज़ जिसकी कमी है बड़ी शदीद, और वो स्कूल लेवल पर ही वो कमी का शिकार होना शुरू हो जाता है हमारा स्टूडेंट, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ। मतलब तालिब इल्म को शुरू से ही नहीं सिखाया जाता कि वो क्वेश्चन करे, हाँ। अपने जहन में इस तरह की चीज़ें लाए कि वो चीज़ों को चैलेंज करे, हाँ। और उसका माइंड जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड हो। एग्जैक्टली। तो ज़रूरत इस बात की है, हम लोग जो है वो कहते भी रहते हैं, सिलेबस में भी शामिल कराने की कोशिश करते रहते हैं जितना हमारा बस चलता है, कि क्रिटिकल थिंकिंग पर कोर्सेज जो है वो स्कूल्स में भी कराए जाएं, कॉलेज में भी कराए जाएं, हाँ। और यूनिवर्सिटी में भी कराए जाएं। हाँ। हमारे यहाँ सवाल का कल्चर जितना ज़्यादा पैदा होगा उतना रिसर्च का काम आगे बढ़ेगा। सर ये भी तो है ना कि अगर सवाल करते भी हैं स्टूडेंट्स को तो उनको प्रॉपर या तो खामोश करवा दिया जाता है या फिर प्रॉपर जवाब नहीं दिया जाता, ये भी तो है ना। अब जैसे क्रिटिकल थिंकिंग कह रहे हैं कि क्रिटिकल, अब बुक वॉर्म किताबी कीड़ा है, जो किताब में लिखा है आपने वही पढ़ना है, लेकिन अगर आपने उससे हट के कोई एग्जाम्पल दे दी, टीचर पास भी नहीं करते। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज हैं जिनको ठीक होना चाहिए, कि सिर्फ किताब को रट के जो है वो इम्तिहान पास नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको समझ के होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी बात ये है ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए, बताना चाहिए, एक तो मोटिवेशन मिलती है, सेकेंडली के पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से और बड़े बड़े नाम हैं जिनको अप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए और पाकिस्तान का नाम भी बुलंद होना चाहिए। मुझे एक ब्रेक की तरफ ले जाना है, नाज़रीन स्टे विद अस। लाहौरियों, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हाफ में दूसरा घंटा शुरू हो चुका है और अब कुछ ज़रा सीरियस बात हो जाए तो सीरियस बात ये होगी कि हमारे लाहौर को बागों का शहर है ये, लेकिन इसमें सफाई सुथराई जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है कि ये बागों का शहर जो है जहाँ पर कूड़ा करकट हम देखते हैं वो गहना सा जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट पर तनकीद करने से पहले, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पर तनकीद करने से पहले मैं आप लोगों पर तनकीद करूंगी कि हम लोग खुद गंद फैलाने वाले हैं, अपने घरों को साफ करते हैं और उसके बाद सारा गंद उठा के सड़कों पर फेंक देते हैं। अगर कोई डंपिंग साइट बनी भी हुई है तो हमने डंपिंग वो उसके अंदर नहीं फेंकना, हमने बाहर सड़क पे फेंक देना है। और स्पेशली जहाँ पे पार्क्स होंगे ना, मुझे ये चीज़ लाहौर के अंदर तो बहुत कॉमन नजर आती है कि जहाँ पर पार्क होगा आप देखिएगा उसके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, बैक साइड पे कहीं ना कहीं कूड़े का ढेर लगा होगा। मुझे ये
लॉजिक आज तक समझ नहीं आई कि हम लाहौरी क्यों ऐसा कर रहे हैं, जब हमने रहना यहाँ पर है, हमने हमारा ये लाहौर शहर खूबसूरत शहर है, इसको हम खुद ही क्यों गंदा कर रहे हैं। तो मेरा ये फर्ज था कि आप लोगों को ये रियलाइज करवाना कि आप लोग खुद भी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ठीक है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन सबसे पहले आपका खुद भी फर्ज बनता है, अगर आपको इस लाहौर शहर से प्यार है तो आप खुद भी इसको साफ सुथरा रखें। लेकिन खैर, कूड़ा करकट और गंदगी हर जगह नजर आ रही है, और इस हवाले से जो वजीर आला पंजाब हैं, कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो बड़े मुतहरिक हैं और LWMC के साथ मिलकर इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बुनियादी मसला है क्या, क्यों LWMC नाकाम हो रही है, क्यों लाहौर को जीरो वेस्ट नहीं बनाया जा रहा, अभी तक नहीं बना पा रहा, तो क्या आखिर हल क्या है इसका, आखिर बुनियादी वजह क्या है, गाड़ियां कम है, मशीनरी कम है, या ड्राइवर्स कम है, क्या मसला क्या है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो चेयरपर्सन है LWMC राफिया हैदर मैडम, और मैडम आपको खुशामदीद बोलेंगे, और साथ ही हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं और बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं। ये हमें लाहौर की सही सूरत हाल, एक्चुअल पिक्चर जो है वो पोर्ट्रे करेंगे। मैडम आपकी तरफ मैं आऊँगी, लेकिन मैं पहले इमरान आपसे जानना चाहूँगी कि असल सिचुएशन है क्या, फिर मैडम से जानेंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों इतना गंद है। तो आप बाहर निकलते हैं डेली, क्या देखते हैं, क्या रिपोर्ट होता है? फिजा, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और जो लाहौरी हैं वो इस वक्त उठ के नाश्ता कर रहे हैं, और हम उनको ना सफाई के हवाले से बता रहे होते हैं, बल्कि सफाई वैसे भी निसफ ईमान है, और सबसे पहले घर की सफाई सुबह सुबह ही होती है। अब सूरत हाल की तरफ आते हैं तो शहर लाहौर कोई छोटा शहर नहीं है, शहर लाहौर बहुत बड़ा शहर है, अब तो बहुत और मैं नकाइस की तरफ भी आऊँगा। और देखिए, मुस्बत सोच रखेंगे तो कुछ होगा। अब मनफी पहलू और प्रोपेगेंडा करना तो बहुत आसान बात है। शहर की सफाई करना एक बहुत बड़ा इस वक्त टारगेट है। देखिए, यहाँ पे CLWMC राफिया हैदर बैठी हुई हैं, इससे पहले भी कई CEOs आए, कोशिश की इन्होंने कि किसी तरीके से शहर की सफाई हो जाए। अब सुबह, दोपहर, शाम, रात 3 बजे भी ये फील्ड में हमें नजर आई हैं, और हमें हमारे उठने से पहले हमारे मोबाइल पे इनकी जो फुटेजेस होती हैं रात वो आ गई होती है, 3 बजे की आई होती हैं। और देखिए, जब बंदा फील्ड में मौजूद होगा तो वो काम करता नजर आएगा। अब मसला बीच में ये है कि इनके पास गाड़ियां नहीं है, जो सबसे बड़ी बात। अच्छा, इनके पास व्हीकल नहीं है। व्हीकल जो है वो 950 के करीब है, और ये 450 के करीब गाड़ियों से काम कर रहे हैं। अब जो LWMC आई तो इसका रोल मॉडल ये था कि एक वर्कर के लिए जो 12 वर्कर होंगे उसके लिए एक गाड़ी होगी। अब 12 वर्कर तो नहीं रहे, गाड़ी भी नहीं रही। जो गाड़ियां थी वो पुरानी जो कंपनी थी अलबराक ओज़ाक, मैं ये खराब इस तरफ आ रही थी कि लास्ट ईयर आई स्टिल रिमेंबर कि अलबराक और ओज़ाक पार्क जो थी, ये दो कंपनीज, टर्किश कंपनीज के साथ हमारे मुआहदे थे, और फिर वो टर्किश कंपनीज के साथ ये गवर्नमेंट ने मुआहदे खत्म किए, फिर आया जी गाड़ियां नहीं, तब भी बहुत ज्यादा, ये लास्ट ईयर की बात है, इन्हीं डेज की बात है। अब ये 2017 में अलबराक ओज़ाक की गाड़ियां खराब हो गई थी। एग्जैक्टली। उसके बाद वो धक्का स्टार्ट काम चल रहा था, रोजाना अभी फील्ड में गई, प्रोग्राम किए, और हमने भी दिखाया। अब ये सूरत हाल आई है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ओके, अब बेहतरी की तरफ जाने के लिए ये ट्रांजिशन पीरियड जो है ना वो चल रहा है। अब हम हर 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद जब CLWMC राफिया हैदर को या चेयरमैन को या डिप्टी कमिश्नर लाहौर को या किसी और को भी मदऊ करते हैं, तो वो आपको एक जैसा जवाब जो है वो मिल रहा होता है कि हमारी ट्रांजिशन चल रही है। यानी कि जो गाड़ियां हैं वो फ्लैट में जो है वो डाल रहे हैं, कुछ पीछे गाड़ियां आई, फिर आगे आएंगी, मगर फिर वही बात आ जाती है कि लाहौर शहर की आबादी बहुत बढ़ चुकी है। इमामिया कॉलोनी से शुरू होता है, मांगा मंडी पे खत्म होता है। अच्छा, ये कोई मुंह से कहने वाली बात नहीं है। 973 किलोमीटर लंबी चौड़ी गलियां हैं लाहौर शहर की, जिनकी सफाई जो है वो सिर्फ 9000 सेंट्री वर्कर्स कर रहे हैं, जिनको सैलरी जो मिलती है वो 21 से 18,000 डेली वेजेस पे जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब 9000 सेंट्री वर्कर्स कहाँ पे जाएं, गाड़ियां मौजूद नहीं है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात है जो हिजानी कैफियत पैदा हुई है अफसरान के दरमियान, और जो सोसाइटीज हैं डंपिंग साइट्स बना देते हैं। एग्जैक्टली, गैर कानूनी डंपिंग साइट्स। अच्छी सोसाइटी में रहना है, उसके बाहर एक कूड़े की गैर कानूनी डंपिंग साइट लाजमी। अच्छा, अपने घर में कूड़ा नहीं रखना, बाहर सड़क पे कूड़ा नजर आता है। एग्जैक्टली। अब उसके लिए इंगेज कर दिया जाता है अफसरान को। अब अच्छा भला सुबह सुबह बंदा 3 बजे उठा है, उसकी शिफ्ट जो है वो 2 बजे तक है, उसने अपना काम किया, उसको कॉल आ गई है, जाएं जी राइवेंट पे फलां सोसाइटी है, उसके बाद गैर कानूनी डंपिंग साइट। अच्छा, वो अपने काम से जब हट के जाएगा तो वो उसका जो पीछे वाला काम है वो मुतासिर हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लाइन अप नहीं है ना। अच्छा इमरान, मैं मैडम की तरफ ये साथ में एक और, अब देखें, हमें कमिश्नर लाहौर
एक दिन में 3-3 दफा 2-2 दफा फील्ड में नजर आ रहे हैं। रात को मीटिंग्स कर रहे हैं, कितने बजे? 11 बजे इजलास बुला रहे हैं। नो एडमिनिस्ट्रेटर, एसीज, असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनको तैनात किया गया है सफाई के लिए। अब इतनी सपोर्ट, इतना सारा कुछ करने के बावजूद वजह क्या हो रही है? सिर्फ और सिर्फ व्हीकल नहीं है, क्योंकि 12 की जगह एक व्हीकल काम करती थी, अब 12 सेंट्री वर्कर वो कूड़ा किस तरह लिफ्ट करें? उसको उठाने के लिए डंपिंग साइट पे लेकर जाना पड़ेगा। तो आखिर क्या वजह है ये मैडम से जानते हैं। मैडम हमारे साथ है, राफिया हैदर, CEO IWMC। मैडम, सबसे पहले आपने बड़ी मुश्किल, ये बहुत ही मुश्किल डिपार्टमेंट है, मैं कहूंगी कि ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे सामने बहुत से CEOs तब्दील हुए हैं। तो अब फाइनली अगर आपके हाथ में ये चाबी आई है, आखिर जिस तरह इमरान ने हाईलाइट किया, वजह क्या है? हमारे पास गाड़ियां नहीं है, हमारे पास ड्राइवर्स नहीं है। अगर गाड़ियां क्या आप खरीदने के लिए, क्या आपके पास फंड्स नहीं है? क्या बुनियादी वजह क्या है? कि काफ़ी वैलिड पॉइंट्स रेज किए इमरान साहब ने। इसमें इशू ये कि दिस इज़ अ 24 आवर ऑपरेशन। इसने हर रोज़ होना है, बिला नागा होना है। कोई लीव नहीं है, कोई हॉलीडे वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। जो गैप्स वगैरह थे वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड थे। प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी हुई है। उसमें हमने जो पहले फेज़ में कंटेनर्स की इशू था कि जी हीप्स बन रही थी, कंटेनर्स ही शहर से गायब काफ़ी हो चुके हुए थे, उनको हमने ऑलरेडी सिस्टम में एम्बेड कर दिया। 6000 से ज़ायद कंटेनर सिस्टम में डाल दिए गए हैं ताकि जो हीप्स की क्रिएशन हो रही थी वो फैक्टर इन हो। साथ साथ हमने अपने वर्कर्स को फैसिलिटेट करने के लिए हैंड कार्ड्स की भी प्रोक्योरमेंट की। उसके अंदर वो भी हमने यूसी वाइज हर लेवल पे दिया है वर्कर्स को, ताकि मूवमेंट में फैसिलिटेशन हो। जहाँ तक गाड़ियों का इशू है, उस पे अंदर हमने पूरी प्लानिंग करके जो 940 का हमारा फिगर है, दैट इज़ इन, मतलब ये ऐड ऑन करेगा सारी चीज़ों के अंदर। पहले अगर हर यूसी में एक मिनी डंपर एलोकेटेड था, तो उसी आबादी के इंक्रीज से और वो एरिया के इंक्रीज के हिसाब से हमने उसके अंदर 2 मिनी डंपर्स पर यूसी एलोकेट किया। साथ ही वर्कर्स के ऊपर हम लोग कर रहे हैं कि जो बार बार हायरिंग इनिशिएट होती है, कि ये वाला गैप फिलिंग, जो वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, मूवमेंट है, टर्नओवर है डेफिनेटली इसका ज़्यादा, कुछ रिटायरमेंट्स होती हैं या और वजूहत की वजह से लोग लीव करते हैं, तो वो भी ऐड ऑन कर रहे हैं। और मिनिमम हम कर रहे हैं कि 25 लोग मिनिमम पर यूसी अवेलेबल हो। इसमें जो हमारी बड़ी यूसीज है या कंजेस्शन की वजह से या एरिया वाइज, उनके अंदर ज़्यादा लोग भी एलोकेट हो गए। अभी भी हमारी हायरिंग ऑन गोइंग है। तो जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है वो डेफिनेटली पेपरा के तहत होता है। उसकी टाइमलाइंस थोड़ी बहुत डिफाइंड होती हैं, हमें हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो उसकी डिलीवरीज इनिशिएट हो चुकी हुई हैं। हमारे अराउंड 640 फुली फैब्रिकेटेड व्हीकल्स जो हैं वो दिसंबर तक की हमारी टाइमलाइन है कि दिसंबर 31 तक फुली आनी है। ओके। उसमें और ये से कितनी व्हीकल्स आएंगी, ऐड ऑन होंगी? ये 640 के करीब फुली फैब्रिकेटेड दिसंबर एंड तक होगी। और ये फंड्स रिलीज कर दिए गए हैं? जी जी, हमारी पेमेंट्स हो गए। फंड्स के इश्यूज नहीं है। इट्स जस्ट कि ये जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की ऑब्वियसली एक डायनामिक्स है जो कि फॉलो अप करनी होती हैं, वो लीगली बाइंडिंग है। तो उसके साथ साथ डिलीवरीज भी इनिशिएट हो चुकी है। वी हैव मोर देन 246 गाड़ियां आ चुकी है हमारे पास। जो अब तो मतलब रियली आ ही गया है, लेकिन तब तक कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या है? मतलब गाड़ियां आपके पास कम हैं, फिर उसके बाद अगर कोई दूसरी गाड़ियां लाइक पिकअप्स हैं या दूसरी चीजें हैं, उनको थोड़ा मॉडिफाई करके उनसे ही चलाया जा सके। इसी में हम चीज़ें साथ साथ सिस्टमेटिकली चेंज कर रहे हैं। साथ साथ इसके अंदर हम डिजिटाइजेशन की तरफ भी आ रहे हैं। हमने हॉटस्पॉट मैपिंग इनिशिएट की है। मेजर जो बड़े टाउन्स हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि उधर फुटफॉल ज़्यादा है, कंजेशन ज़्यादा है, वहाँ पे हमने हॉटस्पॉट मैपिंग की है ऑफ कंटेनर्स एंड हीप्स, ओपन प्लॉट्स जहाँ पे लोग फेंक जाते हैं और हमारे कंटेनर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। तो उनको भी मैप कर लिया गया है ताकि डेली बेसिस पे हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हो कि क्या वो जगह क्लियर अप हुई है कि नहीं, वो डिजिटली मैप्ड आउट है, उसको वो उधर ही बिफोर एंड आफ्टर पिक लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि क्लियरेंस एटलीस्ट डेली बेसिस पे हो रही है। अच्छा, हमारी जो डंपिंग साइट्स हैं, जैसे इमरान ने भी हाईलाइट किया कि लाहौर की 2 बड़ी डंपिंग साइट्स हैं, लेकिन गैर कानूनी बहुत सी बना दी गई हैं। डंपिंग साइट्स भी ऑलमोस्ट फुल हैं। इमरान, लखुडर की अगर बात करें तो वो बिल्कुल फुल एंड फुल है। देखिए वो तो सरकारी तौर पर चुनाव किया हुआ है उसका, मगर जो बाकी डंपिंग साइट है एग्जैक्टली जो छोटी, तो क्या LWMC के पास इतने राइट्स हैं कि वो इनको फाइन कर सकें या कुछ ऐसे मेजरमेंट्स या कुछ ऐसे स्टेप्स ले सके, कुछ क्रूशल कुछ हार्ड, ताकि वो इस तरह की साइट्स ना बनाए? जी, इसमें हम लोकल गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू चीज़ें करते हैं। इस पॉइंट को भी हमने फैक्टर इन किया क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक मेजर कंस्ट्रेंट बना हुआ था। तो हमने इन्फोर्समेंट विंग जो है अपनी उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। ये 2-3 महीनों के अंदर हमने उनके जो इंस्पेक्टर्स थे उनकी एम्पावरमेंट वगैरह के ऊपर वर्किंग की है। उधर जो ऑफिसर्स की कमी थी मॉनिटरिंग वगैरह के लिए, ये बात बिल्कुल जायज़ है कि पहले वही लोग जो ऑपरेशंस में कर रहे थे उन्हीं को ही डाइवर्ट करना पड़ता था स्टॉप करने के लिए इस तरह की लीगल एक्टिविटी। इमरान, आपकी तरफ आती हूँ मैं।
जिस तरह मैडम ने बता दिया कि अब जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं अगर तो वही सब हो गई तो मुझे तो लग रहा है कि लाहौर शहर ऐसे लंदन की गलियां हमें दोबारा नजर आएंगी साफ सुथरी। फिजा, अभी आपके 10 मिनट पहले आप कितना शार्प थे और अभी आप कितना, इसका मतलब है कि मैडम ने आपको कहा है घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। हाँ। वो मसला ये है कि ना इस वक्त मैं ये देखता हूँ लाहौर को देख के, पिछले 19 साल से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो लाहौर को देख के देखते हैं कि ईद आती है ना जब, तो ऐसे गलियां मोहल्ले मशीनरी का, मगर उसमें इनको बजट मिल जाता है। हाँ। गो हेड मिल जाता है। एग्जैक्टली। वो वाला गो हेड अगर इनको रोजाना मिले तो आपको लाहौर कोई मसला नहीं है, 5, 5.5, 6 हज़ार टन पूरा उठाना कोई मसला नहीं है, इन ये काम कर जाएंगे। अब उसके ऊपर अब जितना इनको इक्विपमेंट दिया हुआ है और उसके ऊपर एक गली मोहल्ले में निकल के कह देना कि सफाई जो है वो ठीक नहीं हो रही, भरमी का इजहार कर देना, और कोई बंदा बंद कमरे में बैठ के कह देता है, कोई बंदा बाहर के कमरे में बैठ के कह देता है, ओ भाई बाहर तो निकलो। बाहर निकले, सुबह दोपहर शाम जरा सीओ के साथ घूमे फिरें, आपको पता लगे कि सफाई को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है इतनी कम वसाइल में, इतने कम पैसों में, इतना वो तरीकाकार जो है। देखिए आप कमिश्नर लाहौर जो है वो सड़क पे आ रहे हैं, रात को मीटिंग्स भी कर रहे हैं, और व्हीकल नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, और दिसंबर में आ जाएगा। अब ये कहा है इन्होंने, अब नहीं हो रहा है, नहीं इसमें कोई नहीं, प्रोक्योरमेंट हो गई हुई है, पैसों का इशू नहीं है, वो हो रहा है, मगर उस दरमियान में जो लोग सफर कर रहे हैं ना, देखिए ये इसलिए तो हमें इनको मदऊ किया है कि जी आए इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक बताएं, फिर 2-3 हफ्तों बाद बुला लेंगे कि जी अब सूरत हाल क्या है, ताकि शहरियों को साथ साथ बता रहे हैं कि अब 650-40 गाड़ियां आ गई हैं, 950 गाड़ी जो है वो अगले साल तक आनी है, 31 दिसंबर तक 650 आनी है गाड़ी, ठीक है ना। व्हीकल जो है वो जिनकी ये प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो नई व्हीकल है, और उनको बड़े बड़े जब डंपर्स आ जाएंगे, अभी जिन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो डीजल भी ज़्यादा ले रही हैं, पेट्रोल भी ज़्यादा ले रही हैं, और वो अगर उन्होंने आधे घंटे में पहुंचना है तो वो 2 घंटों में पहुंचती हैं। अब देख रहे हैं ड्राइवर, अभी जो इनको जरूरत है ना, बजट आउट हो जाता है, इस वक्त इनके पास प्लानिंग करने के लिए डेज हैं, क्योंकि अभी कौन सी बड़ी ईद आपके सर पे आ गई है दोबारा, अभी कौन सी आपने ऑफर्स उठानी है, अभी इनको सेकंड बड़ी जो है ना डंपिंग साइट की जरूरत है, जो रायवंड की तरफ हो, जो शादरे के बंद रोड की तरफ हो, ताकि एक जो डंपिंग साइट है वो फुल हो गई हुई है। मैं उसी की तरफ आ रही थी कि वो बिल्कुल फुल हो चुकी है। अब देखें इनका, ये एक सरकारी ऑफिसर है, इनका कोई कसूर नहीं है, नीचे बेड खत्म हो गया उसका पानी का, वहाँ पे लिचड़ कूड़ा ये वो, अब इर्द गिर्द की आबादी वहाँ पे पानी नहीं पी सकती। अच्छा, जिस साइंटिफिक बुनियादों पर जिसके लिए डंपिंग साइट को बनाया गया था, जियो मेम्ब्रेन होगी, फला होगा, 60 फुट ऊपर जाएगी तो इसको बाग का नाम दे दिया जाएगा, लखुडेर के हवाले से वो शहर में यहाँ पे बाग लगा दिया जाएगा। अभी कोई ऐसा सीन नहीं है। अच्छा। वहाँ पे जमीन जो है इतने यानी कि एकड़ों के हिसाब से खत्म हो गई है। अब वहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं जिस तरह महमूद बूटी थी। हाँ, अब दोबारा से अब वापस आते हैं 2012 के बाद। अब अगर 2021 में अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो इसको साइंटिफिक बुनियादों पर कम से कम शहर की रूरल एरियाज की तरफ में कम से कम जो 12 से 13 किलोमीटर दूर हो शहर से, वहाँ पे डंपिंग साइट बनाएंगे। क्या इशू है, क्यों इस तरफ नहीं? आप फिर एनर्जी पे थे, बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट होने थे कि इस कूड़े को हम किसी तरह यूटिलाइज करेंगे। अगर हमारी डंपिंग साइट ही फुल हो गई तो फिर तो कूड़ा ऐसी चीज है जो रोजाना की बुनियाद पे, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, डेली टू डेली आपको उठाना भी पड़ेगा और उसको डंप भी करना पड़ेगा। जी, इसमें ये तो मैंने अभी अपडेट दी थी जो ऑपरेशनल साइट की है। ये इस साइट पे जो है हमने ऑलरेडी अराउंड कोई 4 एरियाज हैं आइडेंटिफाई किए हैं, क्योंकि हमारी भी ही वर्किंग थी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ सारी साइड्स पे एटलीस्ट एरियाज आइडेंटिफाइड होने चाहिए, जिसमें फिर हम देखें कि कौन से ज़्यादा फीजिबल है, उसके एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट्स वगैरह की तरफ हम लेके जाएंगे। तो एरियाज हमारे आइडेंटिफाई हो चुके हुए हैं न्यू लैंडफिल साइट के लिए कि जहाँ पे हम ये लेके जाएंगे टिल द टाइम बीइंग कि हमारे पास वेस्ट डिस्पोजल के मैकेनिज्म्स डेवलप हो जाएं। वेस्ट डिस्पोजल की साइट पे हमने अब जो कंपोस्ट प्लांट है जो कि 2017 से फंक्शनल नहीं था अभी, बल्कि उससे भी ज़्यादा पहले वो ऑलरेडी फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा नहीं था रनिंग में, देन इट फुली गॉट स्टॉप इन 2017। उसके ऊपर हमने वर्किंग स्टार्ट कराई थी और उसको इंशाल्लाह हम ये नवंबर ऑनवर्ड्स जो है इसको फंक्शनल कर रहे हैं। उससे एक मेजर पोर्शन है जो अराउंड उसकी वर्क कैपेसिटी जो है वो अराउंड 500 to 1000 टन्स पर डे की है कि जो वेस्ट आ रहा होगा उसको वो आगे मैन्योर बना सकते हैं उससे। हाँ जी, उससे फर्टिलाइजर वगैरह डेवलप हो सकता है। वेस्ट टू एनर्जी कंपोनेंट पे हम डिफरेंट एजेंसीज के साथ वर्किंग में हैं। वेस्ट टू एनर्जी का ये है कि हम वेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और लैंड अवेलेबल है। उसके अंदर जो बाकी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं कि
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी है या AEDB है, एनर्जी डिपार्टमेंट है, अभी हम रूडा के साथ काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो वो जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो है वो डायरेक्टली वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने नहीं जो लाना। है वो ऑपरेशनल हो चुका है क्या? मतलब वहाँ पे रिवर रावी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना उनके साथ, तो वो क्या मतलब उनकी पाइपलाइन में है कि दे आल्सो वांट अ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप समवेयर, तो उनके साथ हम लिएजॉन में हैं। इसी तरह देयर अदर प्राइवेट एंटिटीज एज वेल, लेकिन ये LWMC की डायरेक्ट फैसिलिटेशन नहीं हो सकती, इट हैज टू बी राउटेड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स। तो हमारी तरफ से गवर्नमेंट लेवल पे सब कुछ किया जा रहा है या प्राइवेट लेवल पे या कंबाइन है? ये कंबाइंड, ये मिक्स्ड गेटअप पे होगा। तो उसके ऊपर यही है कि हमारी तरफ से जो कमिटमेंट्स रिक्वायर्ड हैं कि टाइप ऑफ वेस्ट वगैरह इन्वॉल्व होगी, वो सारा कुछ हमने हर दफ़ा प्रोवाइड किया है। वो जब तक उसको मटीरियलाइज होता है वो उससे ऐड ऑन वो तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अभी तो वो नहीं, अभी वो भी चीज़ पे सब हो चुकी हुई है। हम लोग वी आर इन लिएजॉन, हमने सारे डिपार्टमेंट्स के साथ जो कंसर्न है उनके साथ लिएजॉन किया हुआ है, और उन जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी राउट किया जाता है कि ये कंसर्न एरियाज है कि जहाँ पे आप लोगों ने अपने NOCs लेने हैं, या लखुडे वाली जो साइड है उसको बाग बना दिया जाएगा। और ये खूबसूरत देखिए ये चीजें ऑपरेशनल कब तक होंगी? बातों की हद तक तो ठीक है, जैसे घबराना नहीं है, घबरा तो हम नहीं रहे, लेकिन आगे फॉर द फ्यूचर हमें आप सिर्फ प्लानिंग की हद तक, ऑपरेशनल कब तक होगा, रिजल्ट्स हमें कब तक नजर देखिए ये जो पोर्शन होता है ना, ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ बहरहाल होती है। ये इसको जो कन्वर्जन करनी है उस लैंडफिल साइड को, उसकी कॉम्पैक्शन होगी, उसके ऊपर लेयरिंग होगी, उसके ऊपर प्लांटेशन होगी, वो एक डेफिनेट एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। वो राइट अवे ओवरनाइट वाला वैसे भी काम नहीं है। ठीक है, तो ये बात है कि हम उस पर वी आर नॉट जस्ट सिटिंग डाउन कि जी नहीं अभी नहीं ये वो, हम वी आर साइड बाय साइड उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। हमारी बोर्ड की टेक्निकल कमेटी के अंदर चीज़ें भी रिव्यू होती हैं, उसको और किस तरह रिहेबिलिटेट करना है, हम उसके भी आइडियाज़ वगैरह देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोड है उसको किस तरह से हमने सिक्योर करना है, किस तरह कम करना है, डाइवर्जन किस तरह क्रिएट करनी है। तो ये लेकिन ये लॉन्ग टर्म और ऑन गोइंग साथ साथ प्रोसेसेस होते हैं, ये ओवरनाइट वाला इसमें कोई भी चीज़ नहीं। अच्छा, एक ये भी तो है ना, ये भी बहुत आता है कि जो भी CEO आता है वो अंडरस्टैंड करता है सिचुएशन को, उसे जैसे रिपोर्ट सारी समझ आती है फिर उसको बदल दिया जाता है। कितनी बड़ी बात कर दिया अभी इनको सारी समझ लग गई। हाँ एग्जैक्टली, और फिर चेंज कर दिया जाएगा। नहीं, ये नहीं मैं कह सकता। नहीं आई मीन होता है भाई, उनको प्रमोशन भी तो चाहिए ना। देखिए वो फिर ये बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कम से कम इस वक्त लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO को कम से कम 3 साल लाजमी देने चाहिए। एग्जैक्टली कि जब वो 1 साल में उसको पता लग जाए कि कौन सा इलाका ज्यादा प्रॉब्लम में आ रहा है, कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, उनको एक एक चीज का पता है। इस वक्त राफिया को सब चीजों का पता चल गया है। अब मेरी दुआ है कि ये 3 साल तक रहें। अच्छा, वो ये इस तरह होगा कि इससे कम से कम ये लाहौर की शहर की सफाई को बेहतर कर जाएंगी, और अपने एक अंदाज में, मुनफरिद अंदाज में, जिस तरह का इनका अंदाज है। आपको पता है ये 430 में थी। अच्छा। इन्होंने वहां पे भी बहुत सारा काम किया और ऑपरेशन में थी। और इन्होंने लाहौर और अभी ये इसलिए इनको इधर लेकर आया गया, और ये कामयाबी अथॉरिटी में भी एटलीस्ट आपको समझ होगी कि रास्ते क्या है, कौन सी कंपनी है, मतलब मसला नहीं है लाहौर की, मगर मकसद ये है कि अब इनको समझ लग गई। अब मसला ये है कि ये जो करना चाहती हैं उसके लिए काफी हर्डल्स हैं बीच में। अब देखिए वो ही बात आ गई, इंगेज किया जा रहा है। अब सफाई ऑपरेशन चल रहा है, सफाई ऑपरेशन में आपने एक बंदा काम करवा रहा है। अब वही बंदा सुबह दोपहर शाम जब विजिट करेगा तो वो कुछ और नहीं सोच सकता। अब ये चाह रही है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अथॉरिटी बन जाए, ताकि लोगों का जो रोजगार है वो बेहतर से बेहतर हो। सफाई प्लस ये है कि बिल्कुल ठीक है मैडम, आपका भी बहुत शुक्रिया, इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। जरूरत इस बात की है कि एटलीस्ट जिस बंदे ने अंडरस्टैंड कर लिया एक सारी सिचुएशन को, फिर उसको डिलीवर करने का मौका भी दें। मुझे इजाजत दीजिए।